नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी चुनाव के 5 फेज जो हैं आज पूरे हो गए। आज 5वें चरण के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 53.93% मतदान हुए। अब सिर्फ 2 फेज के चुनाव बचे हैं, जिसमें सभी जिले पूर्वांचल में शामिल हैं। और इसी को देखते हुए एक तरफ जहां 5वें फेज के मतदान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के दिग्गज पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में चुनावी जनसभाएं कर रहे थे। जहां प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए तो उधर अखिलेश यादव आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने सीएम योगी समेत बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब सवाल यह है कि क्या 5वें फेज तक जो चुनाव की तस्वीर है वो क्या साफ हो पाई है, या फिर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन बढ़त बना रहा है। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं कुछ दिग्गजों के बयानों को, जिन्होंने अपने मतदान के बाद दिए। अभी तो पोलिंग होने दीजिए, चप्पलिया हो। इस बार कुंडा का समीकरण क्या लग रहा है सर आपको? बहुत शानदार, हर बार से बेहतर। निश्चिंत है सर? आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मैं लोगों से अपील करता हूं, घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज लोकतंत्र की ताकत प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 5वें चरण का यह चुनाव है। अभी 2 चरण जो और बाकी हैं उस समय भी हम अपील करेंगे, लेकिन आज के जो 27 तारीख 5वें चरण के मतदान की दृष्टि से आज 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में मेरा नाम मतदाता सूची में है और यह ज्वाला देवी विद्या मंदिर में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो भी निकले। देखिए, आज मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है, उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें। यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। वो बता देंगे, आपको बता देंगे। अभी तो पोलिंग होने दीजिए, चप्पलिया हो। और आज गृह मंत्री अमित शाह बलिया में थे, जहां उन्होंने एक यहां तक कह दिया कि शुरुआती 4 चरण में ही हमें पता चल गया कि हम 300 सीटों से ज्यादा ला रहे हैं। एक बार आपको अमित शाह का बयान भी सुना देते हैं। ये 4 चरण में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा बसपा का सुपड़ा साफ। और 4 चरण में 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम ये 4 चरण की जनता ने किया है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इस पर एक भव्य इमारत बनाने का काम आप लोगों ने करना है मित्रों, आप। तो कुल मिलाकर 5वें फेज का जो आज चुनाव है उस पर वोटिंग खत्म हो गई। अब सिर्फ पूर्वांचल के जिले बचे हैं जहां 2 फेज में वोटिंग होनी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि शुरू से लेकर अब तक क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से मुद्दे ज्यादा हावी हैं, किधर हवा चल रही है। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं, आज 5वें फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। ये 5वें फेज तक का जो चुनाव है क्या कुछ कहता है। तमाम बयान वार पलटवार का दौर चल रहा है। अब जितने भी नेता हैं सीधे पूर्वांचल का रुख कर रहे हैं, वहां अपने आप को बेहतर बताने की चुनौती है सबके पास। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आलोक भदौरिया जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिनेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे ही करेंगे। 5 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब पूर्वांचल की बारी है। लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकता कोई भी, जैसे पहले हम चुनाव के पहले प्रेडिक्ट कर लेते थे कि इसकी लहर है, उसकी लहर है, लेकिन इस बार काफी कड़ा मुकाबला, बहुत रोचक मुकाबला है। हम जानना चाहेंगे आलोक जी, आपकी राय क्या है। 5वें फेज तक जैसे दावा कर रही है बीजेपी कि हम 300 सीटें लाने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 सीटें लाने वाले हैं, क्या कुछ कहना है आपका, इस पर क्या नजरिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा चुनाव हो रहा है जो आमतौर पर हम लोग तीसरे और चौथे फेज के दौर के बाद में लगभग तय हो जाता था कि सरकार किसकी बनने जा रही। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार दोनों तरफ के मतलब कि एक सत्ता पक्ष के जो साथ में है या जो उनकी जो बातें को सुन करके, उनके प्रवक्ताओं के, उनके नेताओं के बयानों को सुन करके जो एकदम सरकार बनाने के लिए तुले हुए हैं, एक वो वर्ग है जो अपने विचार दे रहा है। दूसरा वो है, वो ये चाह रहा है कि वो सत्ता विरोधी जो रुझान है वो अपने तरीके से पढ़कर ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन पिछले मतलब उत्तर प्रदेश में भी मेरे को कम से कम 37 साल हो गए पत्रकारिता में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5वें फेज के बाद में भी, अभी हो सकता है कि आज के फेज के नतीजे कल तक उसका एक विश्लेषण एक अच्छा हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार बनाने का दावा या मजबूती किसी भी धड़े के पास में नहीं दिखाई दे रही है। मामला कांटे का बताया जाता है, लेकिन जब भी आप कांटे का मुकाबला जब कहते हैं तो उसमें दो चीजें छुपी होती है। कांटे का मुकाबला के मतलब है कि जो चैलेंजर है जबरदस्त आपको चुनौती दे रहा है। अब सवाल है कि वो चुनौती किन समीकरणों पे, उनका एक अपना समीकरण है। अब जैसे समाजवादी पार्टी को ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझान आ रहा है, ज्यादातर सीटों में बाइपोलर मुकदमा हो रहा है, आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है अभी तक। तो मैं कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, हर सीट में ऐसा नहीं है, लेकिन आ रही है। लेकिन एक इस बार जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात मेरे को लगी वो ये है कि इस बार ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे जिले में एक ही समीकरण चल रहा है, ऐसा नहीं है। गैर यादव और दलित इसमें किस तरीके से बंटवारा हो रहा है या गैर यादव पिछड़ों में किस तरीके से बंटवारा हो रहा है, इसकी भी व्याख्या सभी अलग अलग कर रहे हैं, जो ये समझ में नहीं आती। सत्ता विरोधी रुझान है, स्पष्ट है, लेकिन कितना है। देखिए, सरकार को बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए आपको चीजों को बहुत ज्यादा, आपको मत प्रतिशत का ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार अगर 2017 में देखा जाए तो बीजेपी के पास में 37.3% वोट थे, तो उसमें लेकिन सीटें उनको मिल गई थी 47, लेकिन उससे कम में 2012 में अगर आप जाएं तो 30.8% समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे, लेकिन 2012 में उसकी सीटें 41 ही थी, 6 सीटें कम थी। तो अब लेकिन इसमें यह है कि सामने कितनी लड़ाई हो रही है। बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पे किस तरीके से दे रही है, क्या समाजवादी पार्टी ये नैरेटिव अपने लोगों तक
या गैर यादव पिछड़ों तक ये, या दलित तक, दलित के कई जैसे पासी हैं, शाक्य हैं, इस अब यहाँ से इनका दौर चालू हो रहा है। दौर क्या मतलब, इनका प्रभुत्व चालू हो रहा है। तो क्या ये उन तक ये नैरेटिव पहुंचाने में सफल हो गई कि समाजवादी पार्टी को ही वोट जाना है? दूसरे शब्दों में, क्या भाजपा अपने जो ध्रुवीकरण के तहत जो उसने, मतलब इसको मैं केवल मुस्लिम ध्रुवीकरण की उसने कोशिश बहुत करी हिंदू मुस्लिम की, वो उतना नहीं हो पाया। लेकिन हम 2017 में भी अगर लौट के जाएं तो उसने मुस्लिम के अलावा बाकी जितने धड़े थे, बाकी जितनी जाति के लोग थे, सब में जाति हटा करके सबको एक झंडे के नीचे उसने कर दिया था। तभी उसकी अद्भुत सफलता मिली थी। लेकिन क्या वो अपने वोटों को गैर यादव, दलित या पिछड़े वर्गों को क्या वो अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ पा रही है? ये एक सवाल बड़ा होगा। अब इसमें एक चीज और आती है, अब जैसे बार बार आ रहा है, हमेशा लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर वो राजपूत की सरकार है, बाबा चला रहे हैं, राजपूत के ढंग से चला रहे हैं, को बुलडोजर। देखिए, अब शब्दों पे आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो सरकार के गठन के पीछे जो फॉर्मूला था, आप कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, तो भाई आपका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण था, दिनेश शर्मा, तो क्या आप इस मैसेज को ग्रास रूट तक पहुंचा पाए? इसमें एक असफलता लगती है। दूसरा, आपका केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, क्या ये भी आपके उस वर्ग को, जिस वर्ग को आपने जोड़ करके 2017 में वोट हासिल किए थे, क्या 2022 तक आप वो मैसेज पहुंचा पा रहे हैं? सवाल ये है कि मैसेज कौन कितना, बिल्कुल, कौन अपनी बात को किस तरह से प्रमुखता से रख पा रहा है जनता के बीच, और जिससे जनता जो है अपना भरोसा उस पर जता जाए। आपके पास आलोक जी आएंगे, हमारे साथ दिनेश पाठक जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने। दिनेश जी, 5 फेज का चुनाव हो गया है, अब ये माने कि जो अगले 2 फेज हैं वहां पर जो जातियां हैं ये एक बड़ा एजेंडा सेट करेंगी। हर पार्टी चाहती है कि मेरे अम्ब्रेले के नीचे सारी जातियां आ जाएं। कितना मानते हैं कि अब जो 2 फेजेस हैं वहां जातियां कितनी प्रमुख हैं? नहीं शैलेंद्र जी, बिल्कुल जातियां प्रमुख हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन एक चीज, अभी तक 5 फेज का इलेक्शन फिनिश होने के बाद इस नतीजे पर कम से कम मैं जाति तौर पर पहुंच पाया हूं कि बहुत ज्यादा एनर्जी वोटर्स में नहीं दिख रही है। आज भी आप जो 5 बजे तक का डिटेल आपने बताया है, जो मेरे सामने रखा हुआ है, वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 60% भी अगर वोट नहीं पड़ पाया है इस फेज में, जो पीछे पड़ता आया है, 5वें फेज तक पहुंचते पहुंचते ये मामला जाके 53%, 54% पर आके गिरा हुआ है। चित्रकूट और अयोध्या ने निश्चित तौर पर अच्छा किया है, लेकिन 60% फिर भी नहीं पा पाए हैं, वो भी नहीं पा पाए हैं। तो ये कहीं न कहीं मतदाताओं में जो इलेक्शन को लेके एनर्जी न होना वो दर्शाता। असल में जातियों का जो बात आप कर रहे हो या जो भदौरिया साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा जातियों की गणित राजनीतिक लोग करते हैं या हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार करते हैं, इतना मामला है नहीं। मामला ये है, जातियों का वोट पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव 2 फेज बचे हैं, वहां छोटी छोटी जातियां हैं, निश्चित तौर पर वो जाति पर ही वोट करते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की ये बदसूरती है। मैं बदसूरती इसलिए कहता हूं क्योंकि हर चुनाव में खूब विकास की बातें करते हैं। अखिलेश यादव साहब ने भी विकास की बात की है, योगी जी ने भी विकास की बात की है, मोदी जी ने विकास की बात की है। लेकिन जब इतना विकास सबने किया है तो वोट के समय जाति के नाम पर वोट मांगते क्यों हो भाई? बिल्कुल, सम्मेलन क्यों करना पड़ता हर जाति के नाम पर? सम्मेलन क्यों? और दिनेश जी, कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां 5वें फेज में चुनाव हुए, जहां पर तीनों ही पार्टियों का जो प्रत्याशी है एक ही जाति का है। बनारस की कई ऐसी सीटें जहां पर सिर्फ पटेल उतार दिए हैं। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो आप जातियों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको खाली विकास की बात करने वाले लोग जितने भी हैं, सब लोग विकास की बात करते हैं। जो लोग विकास की बात करते हैं वो भी बात अंत में आके जाति के नाम पर सम्मेलन करते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। और हर सम्मेलन में 20% आदमी सामने कॉमन होता है और मंच पे तो प्रायः वही लोग होते हैं हर सम्मेलन में।
तो ये जाति का भ्रम टूटने में अभी शायद वक्त लगेगा, जब तक हमारा देश का नौजवान, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है, वो नहीं जागेगा। अब समय आया है कि नेताओं को इस बात के लिए कहा जाए कि भाई साहब, जात के नाम पर वोट मांग रहे हो तो जातियों से मांगो, हमसे मत मांगो। विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है, ये मेरी नजर में ये चिंता का बात। जाति मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती है, और हम राजनीतिक दलों के लोग किसी भी सूरत में इससे ऊपर उठने को तैयार नहीं है, चाहे कोई कितनी भी तरक्की कर लिया हो। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 वर्ष के मेरे अपने करियर में ये जाति का भ्रम उत्तर प्रदेश में नहीं टूटा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। हर आदमी जब कैलकुलेशन करता है, हमारी जो यंग जनरेशन है जर्नलिज्म की, उसको खराब कर दिया हम सीनियर्स ने। हरदम जाति का आंकड़ा बता के, किसी ने आज तक जाति का आंकड़ा नहीं गिना है कि किस विधानसभा में, किस उत्तर प्रदेश में कितना ब्राह्मण है, कितना ठाकुर है, कितना दलित है, कितना पासी है। मतलब दलित जातियों में और दिनेश जी, अगर 90 के बाद की बात करें, जब ये कमंडल और मंडल की राजनीति शुरू हुई, तब से जातियां और ज्यादा हावी हो गई। राजनेताओं को लगता है कि ये जो जाति है ये मेरी है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ये कि जातियों में इतनी जातियां हो गई हैं, हमने कर दी हैं, बना दी हैं इतनी जातियां कि अब तो जाति वाले भी पागल हुए जा रहे हैं, क्या कि यार हम किस जाति के। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय बचा है जहां जो अपने को बहुमत में कहता है, हमारी बिरादरी को जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, ये मुझे अल्पसंख्यक होते दिख रहे हैं। अब इनकी कोई हैसियत नहीं बची। तो जब तक जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते रहेंगे, तब तक फेयर की बात करना नादानी होगी। अच्छी बात है कि चुनाव में अब दंगे नहीं हो रहे हैं, चुनाव में अब गोलियां नहीं चली, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये कमीशन का जोर है, सिस्टम का जोर है, या हमारा आपका सहयोग है, ये सब कुछ सब लोगों की जानकारी में है। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी 60% वोट नहीं पड़ पाया है, जबकि बहुत हमारे उस इलाके में जहां ये इलेक्शन हुए हैं, आज यहाँ गांव बहुत करीब। बिल्कुल। और दिनेश जी, प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज की जो उत्तरी विधानसभा सीट है, वहां तो 45 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया, इतनी कम वोटिंग हुई है। तो वोटिंग कम प्रयागराज में 52% वोट नहीं पड़ा है। प्रयागराज में, प्रयागराज शुरू से पहले फेज से सुबह 9 बजे से जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई है, प्रयागराज फिसड्डी रहा है, और वो उसने 5 बजे तक अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। जो चार्ट मुझे दिख रहा है इनका कमीशन का, वो 51.29% प्रयागराज बता रहा है, जो सबसे खराब। बिल्कुल। और शहरी क्षेत्रों में लगातार इस तरह की कम वोटिंग नजर आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और हम बात कर रहे हैं आज 5वें फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। अब सिर्फ 2 फेज बाकी हैं, और जो 2 फेज बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल के इसमें जिले शामिल हैं। लेकिन अभी तक ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि कहां लहर है, कौन बाजी मार रहा है। हालांकि मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच माना जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक भदौरिया जी हमारे साथ हैं, राजनीति विश्लेषक हैं। आलोक जी, आप ही के पास आएंगे। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के, बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये जो योजनाएं हैं इसका उसको बड़ा सपोर्ट है, क्या नजरिया है आपका? देखिए, कुछ हद तक तो ये सही है। अगर हम लोग मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तरफ थोड़ा सा एक नजर डालें,
तो जब उनका दूसरा जब चुनाव जीते थे 2009 में, तो ये माना जाता था कि उसकी जीत में एक मनरेगा की एक अच्छी खासी भूमिका है, ये एक माना गया था। तमाम समाजशास्त्रियों ने ये चीज मानी थी। लेकिन अगर आप इसमें पलट करके थोड़ा सा अगर और आगे चले, इसको थोड़ा सा दो तरीके से व्याख्या करनी थी। ये फायदा देता भी है और फायदा नहीं भी देता। इसकी दो परिस्थितियां, एक वो जो ज्यादा गरीब है, अति गरीब है, एक हम लोग अति पिछड़ा शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, मेरा मानना है कि जो एक अति गरीब है, जो भुखमरी में बहुत नीचे है, उसके लिए इस राशन का या किसी मदद के एक महत्ता है, एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसको जीवन चलाने के लिए चाहिए, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। एक जब आप उससे एक ऊपर आते हैं, थोड़ा सा एक पायदान जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जिस समय आपके पास खाने की उतनी दिक्कत नहीं है, उस समय जब आदमी देखे, उम्मीद और आकांक्षाएं हर व्यक्ति में होती है। जब से मानवता का विकास हुआ है, उम्मीदें सारे लोग रखते हैं, हर व्यक्ति रखते हैं। इसीलिए देखिए समाजवाद को भी काफी एक प्रमुखता मिली थी, पूरी दुनिया में मिली थी। कम्युनिज्म भी ब्लॉक बना था, हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन उम्मीदें सबकी होती हैं। तो एक अति गरीब से जो एक ऊपर एक पायदान जो ऊपर का है, जो रोटी का किसी तरीके से बंदोबस्त कर लेता है, उसके सामने समस्या है कि उसके बच्चों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो थोड़ा सा समझदार है, उसको मालूम है कि आज जो ये राहत मिल रही है, ये कुछ समय की राहत है, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। अब जहां तक ये बात हो रही है कि इसका कितना फायदा होगा अति गरीब को, तो जाहिर सी बात है भाई, हमारा देश एक ऐसा देश है, आप याद करिए, दिनेश जी तो काफी पुराने हैं, उनको याद होगा कि हम लोग अक्सर ये कहते थे कि भाई रात में, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, अरे रात में शराब बढ़ती है और वो सुबह के समय बूथ पे वो जो बैलेट बदल जाता है, वोट बदल जाता है, एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी में बदल जाता है। क्यों कहते थे? ऐसा होता नहीं, होता था, पैसे भी बढ़ते थे, ये सारी भी चीजें थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक साइकिल। अब सवाल है कि मैंने दो वर्ग बांटे। अब एक जो दूसरा वर्ग है जो ये सोच रहा है कि बच्चों की आकांक्षा, यानी ये युवा, इनके बच्चे जो युवा जिन्होंने 2014 में एक असीम उम्मीदों पे एक पार्टी को, भाजपा को वोट दिया था, मोदी को वोट दिया था। 2017 में भी था, नोटबंदी हुई थी, आप याद करिए, नोटबंदी के बाद वाला सरकारें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने लाइनों में लग के दिया था। आज वही जो 17 में थे, जो बच्चे जो हाई इंटर में थे, ग्रेजुएशन में थे, आज 17 से 22 आ गया, उनको नौकरियां नहीं मिली। आप ये मान के चलिए कि उनका मोह निश्चित तौर पे सत्ता से भंग तो हुआ है। यही अभी जो आपने कहा कि वोटों का जो मत प्रतिशत कम हो रहा है, तो हो सकता है कि जो युवा जो नौकरी के लायक है, वो 5 साल से इंतजार कर रहा है, वो उतनी उत्साह के साथ में पोलिंग बूथ की तरफ इस बार नहीं जा रहा है। तो ये एक खतरा की घंटी सत्ता के लिए है। नंबर 2, क्या लेकिन वो एक जो उसको चुनौती देने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी, क्या वो उस तरफ जा रहा है? पर भी एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दूसरा मिडिल क्लास महंगाई से भी इस बार बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उदासीनता की एक वजह ये भी है कि बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन फिर वो वो फलीभूत नहीं होती दिखती हैं। कुछ योजनाओं का आपका जो मैं आपके मुख्य सवाल पे ही लौट करके आता हूँ। अब जैसे अब लोगों को दे रहे हैं, पहले केंद्र सरकार दे रही थी, फिर उसके बाद अपने राज्य सरकार ने भी कुछ अपना जोड़ दिया, नमक तक उसमें जोड़ दिया। ये नमक वो दे रहे हैं, केंद्र सरकार नमक नहीं दे रही थी, इन्होंने नमक भी जोड़ दिया। अब सवाल है कि इस तरीके की चीजें कितनी कारगर होंगी, ये तो आपको 2017 में पता चलेगा। लेकिन 5वें चरण से लेकर 6ठा चरण, 7वां चरण, यहाँ पर एक मुफलिसी काफी है। और अपने उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक गरीब है और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स था नीति आयोग का, आप ये याद करिए, उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 37.9% था। और ये जो इंडेक्स थी, ये जो सूची बनाई थी, ये सरकार की नीति आयोग ने ही बनाई है। और इसमें भी आप मान करिए कि 12 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये पॉवर्टी इंडेक्स ये आपका 50% से ऊपर है। बिल्कुल, नीति आयोग की तमाम सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सरकार के आंकड़ों को झुठलाती भी नजर आती हैं, उस पर भी हम तमाम चर्चाएं कर चुके हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बार का चुनाव जो है, जो हमारा मतदाता है, जो वोटर्स है, उसके लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। एक बाइपोलर की स्थिति बनी हुई है कि जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है, वो लगातार चेंज होता भी नजर आ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, फॉर लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसके छठे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। अब सिर्फ 2 फेज बाकी हैं और सभी की कोशिश है कि अपने आप को बेहतर बताने की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबका कहना है कि हम इस बार जीत दर्ज कर रहे हैं, हमने बढ़त बना ली। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापस दिनेश जी के पास हम आएंगे। दिनेश जी, इस बार का जो इलेक्शन है थोड़ा सा बाईपोलर की तरह है कि जैसे एक माइंडसेट होता था शुरुआत से कि हमें इसको वोट करना है, लेकिन ये पल पल बदल रहा है। जो वोटर्स हैं वो सोच नहीं पा रहे हमें किसको वोट देना है, ऐसा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूरा सही है, अर्ध सत्य कहा जाएगा, बिकॉज 5 चरण आज पूरा हुआ है और वोटर अब काफी हद तक जागरूक है। आप कभी जब फील्ड में जाते हैं या गए होंगे, आप खुद सैलेंद गए होंगे, भदौरिया साहब घूमे होंगे, मुझे भी ये सौभाग्य मिलता रहा है। तो अब पहले जिस तरह से वोटर खुल के बोलता था वो बोलता नहीं। वो जैसे माइक देखता है, जैसे उसे पता चलता है पत्रकार हैं, तो अपनी चीजों को पेट के इतने अंदर दबा लेता है कि वो ये मानता है कि आप बहुत होशियार हैं तो आप उससे निकाल लेंगे। तो इसलिए वो कुछ एडिशनल होशियारी बरत को अपनी बात कहता नहीं, उसके मन की बात नहीं। लेकिन एक बात सही है कि अब वो मामला गुजर गया है। हम बचपन में हमें याद आता है, तब मैं वोटर नहीं था, लेकिन पूरा पूरा घर नहीं, पूरा पूरा गांव जिसको वोट देता था, पूरा गांव एक ही तरफ चला जाता था। आज घर में भी वोट, परिवार के 4 सदस्य एक साथ वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये जागरूकता आ चुकी है। अब आप बच्चे को अपने या अपनी पत्नी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें यही वोट देना है, और वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात
मान जाए, कम से कम पढ़े लिखे परिवारों में, तो ये मैं बहुत साफ देख पा रहा हूं। मैं अपने घर में भी इस बात के लिए फोर्स नहीं कर पाता कि वोट किसको जाएगा, मेरा वोट कहीं जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर हमेशा से वोट देता हूं कैंडिडेट को, मैंने पार्टी को कभी वोट नहीं दिया। कैंडिडेट जिस पार्टी का अच्छा होगा उसके साथ मैं मूव करना पसंद करता हूं। मुझे लगता है विधानसभा लोकसभा में अच्छे कैंडिडेट्स का जाना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को वोट देते हैं, भाई अच्छी पार्टी होनी चाहिए। अब अच्छी पार्टी कौन सी है? मेरी नजर में अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि सारी पार्टियों में अपराधी भरे पड़े हैं। कल अब जो अपराधी भाजपा में था वो कल कांग्रेस में चला गया, फिर वो परसों सपा में चला गया, नरसों बसपा में चला गया। अब दूध का दूल्हा तो कोई है नहीं। तो हमारी नजर में जो बात है वो जरूरी तो नहीं। दिनेश जी माने जो पार्टी को, जो हम पार्टी के बारे में पता करते कौन सी पार्टी बेहतर है कौन सी नहीं, इसमें समय लगता है, लेकिन कैंडिडेट अगर आपके क्षेत्र का है तो उसकी जानकारी तो आप आसानी से निकाल सकते, कौन अच्छा है कौन कम अच्छा है। ये सहज है, क्योंकि अब इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, और अपने इलाके के कैंडिडेट्स के बारे में नॉलेज रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई चाहता है, होना ही चाहिए, कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए। पार्टी एक अलग बात है, लेकिन जो बाइपोलर की बात आप कर रहे थे, अभी आप जो सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में डेंस पॉपुलेशन है। से 20-22 घर होंगे, सरकारी घर है, वो सरकार ने बना के दिए थे, सुजीता कृपलानी जी ने बनाए थे। मेरा वहां जाना हुआ, वहां एक चित्रकूट में समाज सेवी है, गांधी साहब के नाम से, गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनको गांधी कहा ही जाता है, उस इलाके के गांधी है, वो बुंदेलखंड के गांधी है। वो लेके गए थे, उन घरों में मेरा जाना हुआ, तो आप बिलीव करोगे कि एक पाव अनाज नहीं था उनके घरों में। पूरे घर की बता रहा हूं, उनके घर में बिस्तर नहीं था, ईंट का बिस्तर, और उनका जो महिलाएं जो थी वहां, मतलब वो मैंने देख के मैं हिल गया था, क्या मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ। उस समय मैं कानपुर में एडिटर था, आपके ही शहर में इलेक्शन आ गया था, उसी की समय बता रहा हूँ आपसे कि ये मैं अंदर से लगे कि एक महिला जो थी वो जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, तो भी 10 किलो 15 किलो 20 किलो लकड़ी हो, उसका मुझे बिल्कुल एकदम अंदाजा नहीं है। वो लकड़ी मानिकपुर में उस समय 10 से 12 रुपए बंडल बिकता था। वही लकड़ी जब करवी पहुंच जाता था ट्रेन से, तो उसकी कीमत कुछ 20-22 रुपए हो जाती थी। वही लकड़ी जब इलाहाबाद की तरफ ट्रेन पर जाती थी तो उसकी कीमत बढ़ जाती थी, लेकिन जीआरपी और रेलवे के लोग वसूली करते थे 5 रुपए बंडल। और एक महिला, एक कहीं धोती गंदी सी सफेद रंग की मोटे कपड़े की रोटी, उसको मतलब उसके पास ब्लाउज नहीं था, उसके पास पेटीकोट नहीं था, वो एक ही कपड़ा घुटनों तक धोती बांधे हुए, और अपने अपर पार्ट पर, सीने पर वो उसी को बहुत कस के लपेटे हुए, एक कपड़ा, एक साड़ी, वो चाहे जितने भी, साड़ी कहने में मुझे शर्म आ रही थी उस समय भी, और आज भी शर्म आ रही है। उनके पास वो बता रहे थे जब हमारे यहाँ या तो रोटी बनती है या चावल
जी क्या लगता है जो तस्वीर है, जैसा आपने जिक्र कर रहे हैं कि लकड़ी लाती थी, कपड़े नहीं थे उसके शरीर पर, बिस्तर नहीं था, उसके बाद तमाम सारी बातें, तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में बदली है। बदली है ना, लेकिन जो जिसकी बात भदौरिया साहब कर रहे थे, जिसकी बात सरकार की, लेकिन इतनी मजबूती से, मतलब देश का जो डेटा है वो कह रहा है 80 करोड़ हमें भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में राशन पहुंचाए हैं। निश्चित तो उत्तर प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है, तो वहां भी पहुंचा है, गरीब के घर में राशन पहुंचा है, गरीब के घर में राशन पहुंचा है, गरीब के घर में जो शौचालय बने हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। अब ये बात अलग है कि वो शौचालय यूज में है कि नहीं है, या वो शौचालय की क्वालिटी कैसी है। मैं एक शौचालय में, मेरा एक गांव में जाना हो, मैं शौचालय में घुसा, बल्कि उन्होंने मुझे ऑफर किया, मुझे यूरिनल के लिए जाना था, तो उन्होंने उसकी में ऑफर किया मुझे कि भैया वो शौचालय बन गया है। मतलब ईमानदारी से उनके चेहरे पर वो खुशी थी, वो मुझे बताना चाह रहे थे कि शौचालय बन गया। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, जाते हैं। अब मेरा दुर्भाग्य है, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जैसे ही उस वाशरूम में मैं घुसा, उनका जो पावदान था, मेरा पैर रखने के साथ ही पावदान पर असल में टाइल्स जो लगी थी वो नहीं लगी थी, मोटी वाली नहीं लगी थी जो पावदान के लिए आती, वो सिंपल टाइल्स काट के लगा दिया गया था। मैंने रखा और टाइल्स टूट गई। मैंने अपना कार्यक्रम निपटाया, मैं बाहर आया और मैंने माफी मांगी कि भाई ये टाइल्स टूट गई है और मुझे माफ करिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो ठेकेदार लोगों ने बनाया बाबू, उनका दोष है, उसमें आपका क्या दोष है, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। जी अनाज बंट रहा है, मान लीजिए घटिया अनाज हमारे घर में पहुंच रहा है, उसके लिए राजनीति जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, कुल मिलाकर दिनेश जी कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं वो अच्छी हैं, सरकार की नीयत भी साफ है, जो मॉनिटरिंग है अगर वो और बेहतर तरीके से हो जाए तो योजना को जो फायदा मिलना चाहिए वो और बेहतर तरह से मिल सकेगा। हमारे साथ जनार्दन मिश्रा भी जुड़ गए सर, वरिष्ठ पत्रकार है। जनार्दन जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। जनार्दन जी, जैसे अभी दिनेश जी ने जिक्र किया कि एक महिला थी, लकड़ी काट कर लाती थी, उसके बाद वो चूल्हा जलाती थी और तमाम सारे व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उसके बाद सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, उसका फायदा तो पहुंचा है। हालांकि ये खबरें भी आ रही हैं जो सिलेंडर सरकार ने बांटे थे उज्ज्वला योजना के तहत, आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि सिलेंडर घर में तो मौजूद है मगर वो किसी कोने पर रखा हुआ है, वापस से लकड़ी की तरफ रुख कर रही महिलाएं। इसमें कितनी सच्चाई है जनार्दन जी? नहीं, बिल्कुल ये सही आकलन है और जैसे
जैसा भी हमारे वरिष्ठ दिनेश जी कह भी रहे थे, मैंने भी ग्रामीण अंचलों में देखा है कि सरकार प्रयास कर रही है, जो अनाज की बात कर रही है या फिर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए भी कुछ पैसा दिया जाता है। लेकिन फिर वही बात है, जैसा सभी लोग हम सभी ऐसे अपरिचित नहीं है कि वहाँ घालमेल एक नए तरह का होता है। पैसा जो है वो सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आना है, लेकिन तब आएगा जब आप जो लाभार्थी है वो कैश प्रधान को कुछ दे के आएगा। लोगों ने जो टॉयलेट के पैसे आए उसमें बनवा लिया, उसमें अपने दूसरे स्टोर रूम की तरह यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ और रख रहे हैं चीजें, 2-2, 3-3 बनवा लिए गए। तो ये सारी चीजें जरूर है, लेकिन देखिए सरकार का प्रयास है वो ग्राहक में होता है, और जो ये भ्रष्टाचार है वो नीचे के जड़ों तक है, वो एक बड़ी बीमारी है जिसको धीरे धीरे करके ही साफ किया जा सकता है। लेकिन ये गरीबी से लड़ना एक बड़ी समस्या है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसके लिए एक वो चल रही है। और भ्रष्टाचार का कैंसर जो है इसको खत्म नहीं होने दे रहा। तो ये एक अलग पहलू है, लेकिन जो अभी चुनाव के माहौल में ये जो सरकार की सुविधाएं थी, जो सरकार की योजनाएं थी, वो कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में लोगों का मत बना रही है। ये निकल के आ रहा है, भले ही उनके अकाउंट में जो पैसे पहुंच रहे हो या जो खाद को लेकर बात की गई हो, नीम कोटिंग यूरिया आ गई है, जो पहले यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग इतनी लंबी होती थी कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, और नीम कोटिंग करके वो उसको ये दूसरी जगह बेचने के लिए अयोग्य हो गए, तो वो उसको आसानी से मिल जाती है। लेकिन फिर भी अभी आपने सुना था फर्टिलाइजर को लेकर काफी दिक्कतें हुई, तो ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ सरकार का प्रयास जारी है और कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सरकार का प्रयास जारी है, और जैसा आपने यूरिया की बात की, खाद की बात की, सरकार ने उसके लिए भी कदम आगे बढ़ाए। लेकिन पिछले दिनों हमने जैसे देखा कि खाद की लंबी लाइनें लोगों को लगानी पड़ी, वो तस्वीर भी हमने देखी है। ब्रेक का वक्त, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपको दिन दिखाई नहीं पड़ी, नहीं अब हमको बताइए, जब आपको चेहरे ना देखिए। वर्तमान सरकार से हम 0% संतुष्ट हैं। ओबीसी
रही है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। काफी संतुष्ट। आने वाली सरकार बीजेपी बनी जी। किसान कहना से परेशान है, कोई नहीं परेशान है, सब कहने की बात। किसान में भी आने वाली सरकार बीजेपी बनी जी। किसान कहना से परेशान, कोई नहीं परेशान है, सब कहने की बात। किसान में भी ये सरकार मात खा रही है दो जगह पे, एक बेरोजगारी पे, एक महंगाई पे। ये कंट्रोल नहीं कर पा रही यहाँ पे। ठीक है, लगभग 80% संतुष्ट है। नहीं, आ रही है 300 लगभग आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 5वें फेज के चुनाव खत्म हो गए। 2 फेज का वक्त बाकी, करीब करीब 75% सीटों पर मतदान हो चुके हैं। बहुत कम वक्त बचा है। अब देखने वाली बात होगी कौन लखनऊ के तख्त पर पहुंचता है। इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आलोक भदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आप ही के पास आएंगे। राष्ट्रवाद एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है बीते कुछ वर्षों में और अक्सर ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता रहा है, चाहे वो 2014 हो, 17 हो, 19 हो। क्या लगता है 2022 में कितना कारगर होगा? आपका नजरिया क्या है? शैलेंद्र जी, आपके सवाल पर जाने से पहले जो ब्रेक से पहले जो आप चर्चा चल रहे थे उसमें मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। जैसे गरीबी की बात दिनेश जी कर रहे थे, राजन जी भी कर रहे थे। तो पिछले 14 साल लगे थे 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने। और पिछले 2 साल में लॉकडाउन और उसके नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इन तीनों वजह से लगभग करीब 22 करोड़ लोग फिर से गरीबी की दलदल में फंस गए। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और जब हम गरीबी की दलदल में जब हम बात करते
ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई बार सरकार जो आंकड़े देती है वो ईएसआई के आंकड़े दे देती है कि इतनों का प्रोविडेंट फंड में ये हो गया, लेकिन अगर देखिए कि भारत में जो सीएमआई की जो आंकड़े आते हैं उसमें आता है कि लेबर पार्टी से लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट लगातार कम होता जा रहा है। इसकी वजह दो है, एक तो ये कि उनको काम नहीं मिल रहा और दूसरे बहुत सारा वर्ग है कि अच्छी खासी तादाद हो गई है जिसने नौकरी छोड़ना बंद कर दिया है। अब इन दोनों घटना के मद्देनजर हम आपके सवाल पे आए। इससे पहले देखिए एमएसएमई को नुकसान, एमएसएमई पर कौन लोग काम करते हैं, अब वो मैं मालिकाना हक की नहीं बात कर सकता, काम करने और क्या आज वो वक्त कहाँ पे है, तो या तो वो राजभर होगा या पासी होगा या कोई होगा ना किसी वर्ग का। तो देखिए अब राजभर की कितनी इम्पोर्टेंस है, पासी की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये देखिए आपको सही अर्थों में 10 तारीख को ही पता चलेगा। और दिनेश जी की बात मैं सहमत हूँ कि हम लोग को इस मुद्दे पर नहीं ज्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से हम वो भी नहीं हो सकते, ये भी एक हकीकत है। सारे चुनाव इसी आधार पे ही सारे डिसाइड होते हैं, कैंडिडेट भी इसी आधार पर डिसाइड, और इवन जो पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा खर्च करती है वो भी लगभग इसी आधार पे ही तय होता है। जहाँ पर विनिंग कैंडिडेट होते हैं वहां पर आप देखेंगे प्रचार सामग्री भी खूब डाल दी जाती है। तो इस वर्ग की महत्ता को तो हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा खासा है, 5 से ये चालू हो रहा है। अब देखना ये है कि ये क्या ये फला, अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई वर्ग किसी की बहुमती रह गया है, एक बड़ा सवाल है। और मेरा मानना है अब वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी वर्ग थोड़ा सा समृद्ध हो जाता है उसके बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं, और युवा इन्हीं तबके में से आते हैं, और उनका एक वोट बड़ा निर्णायक होने वाला है। अभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि एक हमारे परिचित हैं, उनके पता चला कि वो 3 लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन उनकी एक छोटी लड़की थी, लड़की पहली बार वोट देने जा रही थी, वो 23 साल की हुई थी, जब वो 18 की हुई थी तब उसका वोट नहीं बन पाया था। उसने अप्लाई भी किया था, किन्हीं कारणों से नहीं बना था, पहली बार वो वोट दे देंगे। मैंने पूछा भाई तुमने पापा के कहने पर वोट दिया? बोले ना। फिर मैंने क्या किया, उससे बोला मैंने क्योंकि ये लोग कुछ तो करते नहीं है, मुझे ज्यादा पार्टियों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करते, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं नोटा दबा कर क्या गई। मैंने कहा यार ये चलो ठीक है, अब जितनी उसकी समझ है, राजनीतिक दलों से वो भंग की एक शुरुआत एक नई पीढ़ी में हो रही है, ये एक अच्छी बात है, कुछ मायने में ही कर
कि आगे चलकर हो सकता है वो भी समझदार हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का चुनाव करेगी। लेकिन सवाल है कि जब वो चुनाव करेगी तो एडीआर का भी भूमिका होगी ना, वो उसकी भी रिपोर्ट पड़ेगी। बिल्कुल। तो सवाल है कि जो नया वर्ग है, युवा वर्ग, ये कितनी जातियों में बढ़ करके देखे। अब सवाल ये है, अब ये सवाल मेरे को लग रहा है कि तो कुल मिलाकर आलोक जी, आपका कहने का मतलब है कि जो अलग अलग जातियों की हम बात कर रहे हैं, तो ये कह देना कि ये जो जातियां सिर्फ मेरी हैं, ऐसा नहीं है। जो उनके बच्चे